वेलकम टू टेम क्लासेस। लास्ट लेक्चर मैंने आपको हेनरी लॉ के बारे में पढ़ाया था, साथ में उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा दिए थे। अब हमें पढ़ना है लिक्विड को, अगर लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी देखना है और साथ में उसके लिए क्या लॉ दिया गया था वो देखना है। तो यहाँ पर दो लिक्विड है, इन दोनों लिक्विड को आपस में सॉल्युबल करते हैं। तो दोनों लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि दोनों लिक्विड होना चाहिए वोलेटाइल। और वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। तो पहली चीज़ तो दोनों इक्वालिटी होना चाहिए वाष्पशील। वाष्पशील क्या होता है कि कोई भी लिक्विड अगर ये वेपर में चेंज हो जाता है, कोई भी लिक्विड अगर वेपर में चेंज होता है तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं वोलेटाइल। तो जो दोनों लिक्विड लेंगे, दोनों लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिक्विड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए पहली कंडीशन होना चाहिए कि दोनों वोलेटाइल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लिक्विड का लिक्विड सॉल्युबल है, इसमें वेपर प्रेशर का क्या रोल है, इसको समझाने के लिए एक लॉ आया जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। अब हमें जानना है कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि जो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कि इन वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन, जो वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन है उसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो उसमें कंपोनेंट पड़े हैं लिक्विड के, उस लिक्विड के कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर को मान लेते हैं P1 से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पर इसमें दो कंपोनेंट है A प्लस B। अब ये दो कंपोनेंट है, यहाँ पर ऊपर से लगा हुआ है कैप यहाँ पर। अब ये होगा कि इसके कुछ वेपर बनेंगे, कुछ A के बनेंगे और कुछ B के बनेंगे। तो दोनों का बना देते हैं, ये A हो गया और ब्लैक वाला हो गया B। तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं दोनों वेपर बनाएंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे। तो जो वेपर इस पर प्रेशर लगा रहा है, किस पे प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड के सरफेस पे। तो वेपर जब भी लिक्विड के सरफेस प्रेशर लगाएगा तो इसको बोल देते हैं P1 डिनोट करते हैं। तो A के लिए हो गया P1 और B के लिए हो जाएगा P2। तो यही जो P1 है ये किसके बराबर होगा, जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड में, अब ये जो लिक्विड है इस लिक्विड में जो A का मोल फ्रैक्शन है ये है x1। तो जो A का मोल फ्रैक्शन है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है, साथ में जो इसमें कंपोनेंट B है, जो कंपोनेंट B है तब कंपोनेंट B भी यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। कंपोनेंट B का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन के। इसी लॉ को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो यही राउल्ट्स लॉ था कि वाष्पशील द्रव रहेंगे ये दोनों A और B, ये दोनों क्या है, वाष्पशील द्रव हैं। और साथ में क्या है कि इनका जो पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं, ये आंशिक दाब, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब ये जो पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर किसके समानुपाती होगा, इन्हीं के मोल अंश के समानुपाती होगा। दोबारा इंग्लिश में समझा देते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन है ये। इस वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, जैसे A और B ये दोनों कंपोनेंट है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जो इसके मोल फ्रैक्शन है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो ये पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे क्या है, ये है लिक्विड और इसमें एक और दो लिक्विड हैं, ये दोनों लिक्विड मिला हुआ है। इसका वेपर प्रेशर P1 और इसका वेपर प्रेशर P2 है। तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 के, उसी तरह जो P2 होगा वो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 के बराबर होगा। तो ये था राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन। अब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो P1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P01 x1। उसी तरह जो P2 होगा वो क्या हो जाएगा, P02 x2। अब इसमें हमें देखना है कि P1 और P2 क्या है। तो P1 और P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 and 2। 1 and 2 का ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। और साथ में जो x1 और x2 है, x1 x2 क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन। x1 x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 and 2। 1 and 2 का ये मोल फ्रैक्शन है। अब हमें देखना है कि जो कांस्टेंट P01 और P02 है ये क्या चीज़ होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो दो सोल्यूशन है इसमें से सिर्फ एक ही सोल्यूशन लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं सोल्यूशन 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर और ये सोल्यूशन 1 लेंगे, साथ में क्या होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारा सेम कंडीशन पे लेना है। ठीक है, तो जब सेम कंडीशन पे लेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, और इस समय ये एक प्रेशर लगाएगा तो वो वेपर प्रेशर आएगा। तो ये वेपर प्रेशर जो होता है ये प्योर कंपोनेंट A का होता है, और इसी को डिनोट करते हैं P01 से। तो यहाँ पर जो P01 होता है यहाँ लिख देते हैं
P01 है वो क्या है, ये भी है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो कंपोनेंट है वो कैसा है, ये है प्योर कंपोनेंट है। जब केवल एक रहेगा कंपोनेंट उस समय जो वेपर प्रेशर आएगा सेम कंडीशन में, उस समय जो वेपर प्रेशर आएगा उसको P01 से कहेंगे। इसी तरह P02 क्या है, जब यहाँ पे केवल दूसरा वाला कंपोनेंट लेंगे और सेम कंडीशन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर P1 और P2 क्या है, ये वेपर प्रेशर है और कब का है, जब इन दोनों को मिक्स किया गया, जब सोल्यूशन बनाया जा रहा है उस समय जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो हो जाएगा P1 और P2। अब P01 P02 क्या है, जब केवल एक ही सोल्यूशन लेंगे, क्या तो पहला लेंगे या तो दूसरा लेंगे, उस समय जो वेपर प्रेशर आएगा उसका है ये। मोल फ्रैक्शन 1 और मोल फ्रैक्शन 2 क्या है, ये पहले या दूसरे का मोल फ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये था इक्वेशन इसका, पहला ये और दूसरा ये। अब जो है 11th में आपको पढ़ाया गया होगा डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जब भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट अगर होते हैं और उनका अगर वेपर प्रेशर हमें पता है, जैसे P1 और P2 दो कंपोनेंट है ये पता है, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर लगेगा वो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, इन दोनों कंपोनेंट के टोटल सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ है वो PT इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। ये था डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है PT इक्वल टू P1 प्लस P2। अब यहाँ पर जो P1 है उसकी वैल्यू है P01 x1 और प्लस P2 की वैल्यू है P02 x2, ये हो जाएगा। साथ में हमें एक चीज़ और पता है कि जो x1 प्लस x2 होता है ये 1 के बराबर होता है। अगर ये 1 के बराबर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को किसी एक में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 और x1 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे PT इक्वल टू P01 और ब्रैकेट में 1 माइनस x2 प्लस ये हो जाएगा P02 x2। अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर P01 माइनस x2 P01 प्लस P02 x2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं। तो आगे हो जाएगा कि P01 और ये वाला इधर रखते हैं प्लस P02 x2 और ये इधर ले जाते हैं माइनस x2 P01। अब हमें इसमें क्या करना है, x2 को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आगे है इसमें हो जाएगा P01 और प्लस यहाँ पे ले लेंगे x2 कॉमन। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा P02 माइनस P01। यहाँ बच गया P02 माइनस P01 और x2 कॉमन हो गया। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया टोटल वेपर प्रेशर का। अब इस वेपर प्रेशर से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। तो इससे पहली चीज़ ये पता चली कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो किसी एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड कर सकता है। यहाँ पर क्या था कि दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पर, लेकिन इसको किसी एक कंपोनेंट में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जो दो लिक्विड है इसमें अगर किसी एक का भी अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है तो हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ ये पता चला कि जो टोटल वेपर प्रेशर है क्या होता है, डिपेंड करता है किसी एक के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ क्या पता चला कि इसमें कि अगर कंपोनेंट 2 का अगर हमको मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, कंपोनेंट 2 का अगर अमाउंट बढ़ाते हैं या ऐसे कर दें कि कंपोनेंट 2 का अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो साथ में यहाँ पर है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 के। ये चीज़ें थी मोल फ्रैक्शन में। अब अगर हमको इस पर ग्राफ खींचना रहा तो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं वो हमें देखना है। अब हमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेपर प्रेशर और नीचे की तरफ है, तो इनके बीच ग्राफ खींचना है। तो लिक्विड में दो कंपोनेंट है, एक है x1 और दूसरा है x2। तो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, जो x1 है इसको 0 ले लेते हैं और x2 को ले लेंगे फिर 1, क्योंकि दोनों मिला के 1 होना चाहिए। जैसे जैसे इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं किसी पॉइंट यहाँ पर क्या करते हैं, ये वैल्यू हो जाती है पूरा का पूरा 1 और ये 1 हो गया तो x2 हो जाएगा 0। तो इस समय हो क्या रहा है कि यहाँ से इधर की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या है, कंपोनेंट जो पहला कंपोनेंट है वो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, ये प्योर कंपोनेंट है। यहाँ पर जो x2 है वो क्या है, कंपोनेंट 2 प्योर है
और जैसे इधर की तरफ बढ़ रहा है इसका अमाउंट घट रहा है, इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हो रहा है कि इसका ये प्योर हो जा रहा है और ये पूरा का पूरा ये ख़त्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमको इसी का ग्राफ बनाना है। यहाँ पर भी एक बना देते हैं इस तरीके से। अब जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था कि P1 इक्वल टू P01 x1, ये फार्मूला था इसके लिए, और साथ में P2 इक्वल टू था P02 x2। तो यहाँ पे अगर हमको P1 के लिए ग्राफ खींचना रहा, P1 के लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इस पॉइंट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, 0। अगर 0 है तो क्या होगा, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। लेकिन साथ में क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो P1 है वो मोल फ्रैक्शन 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इधर से इधर जाने पे ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ऐसा ग्राफ होगा, और ये ग्राफ होगा P1 का। उसी तरह हम देखते हैं P2 का ग्राफ, यहाँ पर P2, तो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 के। तो यहाँ पर जो है x2 की वैल्यू जो है मैक्सिमम है, और इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, x2 की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसे डिक्रीज करता जाएगा। तो इसका ग्राफ बनेगा कहीं इस तरीके से जाके, और इस पॉइंट पे हो जाएगा 0। ये हो जाएगा P2 का ग्राफ। तो इस तरीके से हमको P1 और P2 ग्राफ मिलेगा। इसका एरो इधर होगा, इसका एरो इधर की तरफ होगा। साथ में जो अगर हमको टोटल प्रेशर चाहिए होगा, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 के बराबर होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो मिला, ये मिल गया PT, और किसके बराबर है, P1 प्लस P2 के बराबर है ये। तो ये टोटल आपका ग्राफ है। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे ये वाला तो है नहीं, केवल सेकंड कंपोनेंट है। तो सेकंड कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसका मिलेगा, P02 का मिलेगा। उसी तरह इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे क्या है, पहला कंपोनेंट क्या है, प्योर है, दूसरा कंपोनेंट है नहीं, तो पहला कंपोनेंट प्योर है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर मिलेगा ये मिल जाएगा P01। ये पूरा आपका वेपर प्रेशर वर्सेज नंबर ऑफ मोल्स का ग्राफ है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है टोटल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल कराया जाएगा, साथ में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का डेविएशन होता है उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।